हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? फाइन, चलिए अच्छी बात है। आज हम लोग टेंस की कहानी आगे की ओर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, आज टेंस का लेक्चर 2 होगा हम लोग का। पिछले लेक्चर में ये बताया गया था आपको कि टेंस 3 टाइम को डिनोट करता है, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, टेंस 3 टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ये टेंस नहीं होता, ये टाइम होता है। और प्रत्येक टाइम का 4 स्टेट होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इस चीज़ को याद रखें कि ये जो है ये मेरा टेंस नहीं है, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। और हर एक टाइम का 4 स्टेट होता है, 4 स्टेट होता है। तो आप इसके सबसे फर्स्ट स्टेट के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या स्टेट भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या स्टेट दोनों सही है। अब इस बात को थोड़े से ध्यान से आप समझिए, कैसे समझना है। ये नाम में ही आपको ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि लिखा हुआ है इंडेफिनिट, इन और डेफिनिट। कोई भी एक्शन या एक्शन का स्टेट जो इंडेफिनिट है, मतलब उसका निश्चित नहीं है, वह निश्चित नहीं रहेगा कि जो एक्शन होगा, जो काम होगा, वह अनिश्चित रहेगा, मतलब निश्चित नहीं होगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जो काम अभी हुआ, जैसे आई ईट अ मैंगो, तो ये निश्चित है सिर्फ इस टाइम तक कि आई ईट अ मैंगो, और इसके बाद क्या होगा कि मतलब मैं खाऊंगा या मैं खा लिया था, तो ये बात इसमें साबित नहीं होता है। तो इसलिए इसे इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट स्टेट बोला जाता है। एक चीज़ हुई बात। अब दूसरी चीज़ समझना है कि इंडेफिनिट स्टेट में कोई भी एक्शन कब होगा। तो इसके लिए कंपटीशन एग्जाम में यही देखा जाता है कि कोई भी सेंटेंस में यदि वर्ब की स्टेट हमें सही करना है तो उस सेंटेंस में दिया हुआ टाइम को देखते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग हम स्टेट पर यानी वर्ब के फॉर्म हम लगाते हैं। ये बात हुई। अब इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझें। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी जो टाइम लाइन होती है, जैसे ये कोई बिंदु है, इस जगह से ये स्टार्ट हुआ और ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, और ये बी पॉइंट आपका है और ये ए पॉइंट है। आपको ये पता होगा कि टाइम लाइन समझना बहुत जरूरी है। टाइम लाइन से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं, टाइम लाइन से ये डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी जो एक्शन होगा, वह किस तरह का होगा। ये जो कर्व है, इससे यह पता चलता है कि कोई भी एक्शन अगर इस जगह पे राइज हुआ, उसके बाद फिर इंड होगा, फिर राइज होगा, फिर इंड होगा। यानी आप एग्जाम्पल स्वरूप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग सुबह में जागते हैं और रात में सोते हैं, ये प्रतिदिन का काम है। जो हम लोग पहले इस चीज़ को ऐसे पढ़ते हैं कि हैबिचुअल एक्शन जो रहे, तो आप ऐसे याद मत रखिए कि जो हैबिचुअल एक्शन हो ये हो। आप सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि टाइम लाइन से ऐसे समझिए कि कोई भी एक्शन रहे और एक पॉइंट पे राइज करे, दूसरे पॉइंट पे इंड करे, और यह प्रोसेस एक आवर्त के रूप में, एक फ्रिक्वेंट के रूप में हमेशा जारी रहे। एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम अंतराल पे यह काम हमेशा होते रहे। तो यह इसकी टाइम लाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। बात समझ में आया? तो ये और आगे बताते हैं। इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि ये फ्रिक्वेंट एक्शन है क्या। तो पहले इस पे भी हम विचार कर देते हैं आपको कि ये जो फ्रिक्वेंट एक्शन होगा, आप इस चीज को ऐसे समझिए। फ्रिक्वेंट मीन्स अगर हिंदी में समझा जाए तो आवृत्ति बोलते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर कोई भी काम घटित हो, एक निश्चित समय अंतराल पर कोई भी काम घटित हो, तो वह क्या होगा, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंट एक्शन। अब किसी सेंटेंस में फ्रिक्वेंट एक्शन है कि नहीं है, तो इसे पहचानने के लिए उस सेंटेंस में कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। कोई भी किसी भी सेंटेंस में वह एक्शन फ्रिक्वेंट है या नहीं है, तो उसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा,
और उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखकर हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि यह एक्शन जो है फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी एक निश्चित समय अंतराल पर यह बार बार घटित होगा, जिसे आप हैबिचुअल एक्शन के नाम से जानते हैं। डन। चलिए अब इस बात को पहले समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या आता है, डू और डज। क्या आता है, डू और डज। ये डू और डज किस चीज में आएगा, तो वह सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव, और क्या होना चाहिए, डब्ल्यूएच, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या देना पड़ेगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में देना पड़ेगा। अब इस चीज को और समझिए। और यदि मेन वर्ब की आवश्यकता पड़े तो मेन वर्ब एक तो होती है बेस फॉर्म का यूज करेंगे हम, बेस फॉर्म, और सेकेंड सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म। अब इसे भी समझिए, आप लोग इसे V1 और V5 के नाम से जानते हैं, जो यह कहना गलत है। किसी भी वर्ब का V1, V2, V5 ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि जो बेस फॉर्म होती है, जितने भी सारे वर्ब हैं वह अपने बेस फॉर्म का, जितने भी फॉर्म्स होती है वह अपने बेस फॉर्म का प्लुरल माना जाता है। बेस फॉर्म उसका क्या होता है, प्लुरल होता है। और जब उसको सिंगुलर करेंगे तो सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एस और ईएस चिपका देते हैं उस वर्ब में, तो वह क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जितने भी सारे वर्ब्स हैं वह बेस फॉर्म होते हैं, और उसमें एस और ईएस लगाने से वह क्या बन जाते हैं, सिंगुलर। तो आपको यह कहना गलत होगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है और ये फिफ्थ फॉर्म में होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्ब एक बेस फॉर्म होता है और दूसरा होता है सिंगुलर फॉर्म। इस बेस फॉर्म को हम प्लुरल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बेस फॉर्म को हम प्लुरल फॉर्म भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बेस फॉर्म होता है वही प्लुरल होता है, और जो सिंगुलर फॉर्म होगी उसमें हम एस और ईएस लगाएंगे। ये नाउन का अपोजिट हो जाता है। जैसे नाउन में हम एस और ईएस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, वर्ब में एस और ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो जो बेस फॉर्म है, जो जन्म से वर्ब है, उसे तो हम बेस फॉर्म ही समझते हैं। तो वह हमेशा जो बेस फॉर्म होता है प्लुरल में होता है। किसमें होता है, प्लुरल में। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस और ईएस उसमें ऐड करना पड़ता है, तो वह सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो आप ऐसे याद रखिए कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट में यदि वर्ब का जिक्र करना हो, मेन वर्ब का, तो वह दो फॉर्म होता है, एक बेस फॉर्म और सेकंड होता है सिंगुलर फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा वह डू या डज, और वो भी अफर्मेटिव में नहीं आना चाहिए। किसमें आएगा, नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच क्वेश्चन जब बनाना हो तब आएगा। इतनी बात समझ में आया। अब इस चीज को फिर से समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये टाइमलाइन होता है कि कोई भी एक्शन एक समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार घटित हो तो उसकी टाइमलाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये पूरी कहानी जितना भी टेंस आप पढ़ेंगे ना, टाइमलाइन से ही समझना पड़ेगा आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप कभी भी इसमें गलत नहीं कर पाइएगा। आप इसके पहले जितने भी टीचर से पढ़े हैं या आप खुद से पढ़े हैं, जो भी जहाँ से भी पढ़े हैं आप, तो उसमें ये टाइम एंड टेंस करके आप लोग को पढ़ाया गया होगा। इस तरह से पढ़े थे कि जो हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल हो, ये वो हो, मतलब इस तरह के जो भी कंडीशन रहे या जो भी फैक्ट हो, स्टेट हो, एक्शन हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लाएंगे। तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि कोई भी एक्शन एक फ्रीक्वेंट में हो, ठीक है, क्या हमने बोला, एक फ्रीक्वेंट में हो, यानी एक निश्चित समय अंतराल पर वह बार बार घटित हो, तो वह किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सबसे यही बेस्ट तरीका है। क्लियर है। चलो अब इसके बाद आ जाओ। अब इसके लिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंट एक्शन कब हम पहचान करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो इसके लिए कुछ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, और उस वर्ड्स को देखकर हम ये पता करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वह फ्रीक्वेंट एक्शन का है। जैसे समझ लीजिए, अगर हम लिखते हैं सेल्डम, किसी भी सेंटेंस में अगर सेल्डम दिख जाए तो आपको समझना है कि इंडेफिनिट स्टेट का होगा, टाइम चाहे कोई भी हो, या रेयरली, बेयरली, ठीक है, स्कैर्सली,
ऑलवेज। तो ये सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं, ये सब एडवर्ब ऐसे हैं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वर्ड जिस सेंटेंस में लगेगा तो उस एक्शन को बार बार एक निश्चित समय पर रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो उसे आपको किस स्टेट में बनाना पड़ेगा? इंडेफिनिट स्टेट में। किस स्टेट में? इंडेफिनिट स्टेट में। आप इस बात को निश्चित कर लीजिए कि इंडेफिनिट स्टेट यानी इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट टाइम हो, पास्ट टाइम हो, प्रेजेंट मैटर, फ्यूचर टाइम हो, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन स्टेट हमेशा इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अगर ये बोला जाए कि ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये सेंटेंस है, ये बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि अब इसमें कोई भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर इसी में ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ बोल दिया जाए तो आपको पता है इसको सुधार करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये होगा आपका सही और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज से हम समझ गए कि ये ऑलवेज जो है एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दर्शाता है, और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दर्शाता है उसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, और फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट स्टेट में होता है। तो इंडेफिनिट टेंस में ही आपको मेन वर्ब को लाना पड़ेगा इस एडवर्ब को देखकर। बात समझ में आई? अब इस चीज़ को फिर से रिकैप कीजिए कि जैसे जितने भी टेंस हम पढ़ते हैं, हम जितने भी टेंस पढ़ते हैं तो उसे टाइम को अकॉर्डिंग हम उस वर्ब को चेंज करते हैं। अब वो टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम हो, ठीक है, तो उस टाइम को देखकर ही हम मेन वर्ब को चेंज करते हैं कि इसमें कौन सी फॉर्म हम इसमें करेंगे। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें से कोई भी यदि वर्ड किसी सेंटेंस में आए तो इसके अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब को चेंज करते हैं, और वो मेन वर्ब इंडेफिनिट स्टेट में होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टाइम कोई भी रहे, स्टेट इंडेफिनिट होगा। क्लियर है? चलो अब इसके बाद आ जाए। इसमें एक पॉइंट नाम दे देते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है कि जो फिक्स स्टेट हो या फैक्ट हो, जो फिक्स स्टेट या फैक्ट हो वो किस में आएगा? इंडेफिनिट स्टेट में आएगा। अब कैसे, इस चीज़ को समझिए। जैसे किसी का कोई प्रोफेशन है और किसी का कोई प्रोफेशन है, ठीक है, या कोई प्रोवर्ब्स है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और एक होता है साइंटिफिक फैक्ट हो। तो ये जो चार है ये एक फिक्स स्टेट है और एक फैक्ट है, मतलब ये बदलेगा नहीं। किसी व्यक्ति का जो भी प्रोफेशन रहे, किसी व्यक्ति का जो भी प्रोफेशन हो, तो वह भी नहीं बदल सकता है, प्रोफेशन कभी नहीं बदलता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, अभी आप स्टूडेंट हैं, हाँ टाइम चेंज हो सकता है, अभी आप प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, आगे चल के मैं जॉब लग जाएगी, ठीक है, तो आप उसमें बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट था तो आई वाज अ स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। तो टाइम चेंज हो सकता है, स्टेट नहीं बदलेगा, स्टेट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो किसी का भी प्रोफेशन हो, यह एक फिक्स माना जाता है, यह एक फिक्स है कि ये चेंज नहीं होगा, और जो फिक्स रहेगा वह किस में जाएगा? इंडेफिनिट स्टेट में जाएगा। तो यह इसमें का किसी का भी प्रोफेशन हो इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। जैसे आई एम अ टीचर, ये फिक्स स्टेट माना जाता है। अब इसमें समझ लीजिए, किसी का प्रोफेशन जो है वो कभी नहीं बदलेगा, हाँ उस टाइम में कोई दूसरा काम घटित हो सकता है, ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे मैं टीचर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, और किसी टाइम कोई और काम हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे खेत में काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस टाइम पे कोई फ़ोन करे
कि आप क्या कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें बोलना पड़ेगा हम बाइक चला रहे हैं, खेत के काम कर रहे हैं, या जो भी खाना खा रहे हैं। कोई ऐसा एक्शन, ठीक है ना, जो टेम्पररी बीच में हो जाए। ये मेरा प्रोफेशन है तो ये तो इंडेफिनिट स्टेट में होगा, और इस प्रोफेशन के बीच में कोई भी टेम्पररी एक्शन घटित हो जाए। टेम्पररी, जैसे खाना खाना एक टेम्पररी है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए हम खाना खाएंगे। मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी हम काम करें तो वह टेम्पररी में चला जाता है, ठीक है। तो जो टेम्पररी होगा तो फिर वो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप प्रोफेशन आपका जो भी रहे, उस प्रोफेशन के पूरे टाइम में उसके बीच में कोई काम घटित हो, कोई दूसरा काम घटित हो, तो वह टेम्पररी एक्शन माना जाता है, और टेम्पररी एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए। प्रोवर्ब्स होता है, जैसे किसी की कोई बात कही हुई, कहावतें आप लोग सुने होंगे, उस सबको प्रोवर्ब्स बोलते हैं, और यह कभी भी नहीं बदलता है। तो इसे भी इंडेफिनिट स्टेट में ही हम लोग रखते हैं। फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ जाइए। बहुत लोग इसको समझते हैं कि जो पूरे विश्व में जो भी बात सच हो, ठीक है, जो मान्य हो, सभी लोग उसे मानते हैं, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले ढंग से समझ लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ उसे बोलते हैं जो रिलेटेड टू प्लैनेट और सैटेलाइट, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कोई भी ग्रह से हो, सैटेलाइट से हो, उपग्रह से हो, इस तरह से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। न कि विश्व में कोई भी कही गई बात जो सब लोग मानते हैं उसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये प्लैनेट से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ को भी ढंग से समझ लीजिए कि सिर्फ प्लैनेट से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड ही जो भी सेंटेंस रहेगा और जिसे हमें व्याख्या करने के लिए रहेगा, तो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो एक क्या है, फिक्स है, क्योंकि यह बदल नहीं सकता है। फिक्स स्टेट और फैक्ट है, तो हम इसे भी नहीं बदल सकते हैं, तो इंडेफिनिट स्टेट में ही लाना पड़ेगा। क्लियर है? साइंटिफिक फैक्ट, जैसे किसी ने साइंस वाली जो भी बात कह दी, जैसे 2-2 चार्ज होते हैं, ठीक है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगते हैं, 8 पता नहीं जो भी समय लगे, तो ये सब जो भी रहे सब क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये एक क्या है, फिक्स स्टेट है, एक फिक्स फैक्ट है, तो इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट में ही लाना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब इसके बाद समझिएगा। इसका एक बी पॉइंट होता है अस्टेटिव वर्ब, जो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है। अस्टेटिव वर्ब, या इसी को हम बोल सकते हैं नॉन एक्शन, आप याद रखेंगे। अस्टेटिव वर्ब या नॉन एक्शन, कोई वर्ब जो अस्टेटिव हो, मतलब उसकी जो एक अवस्था है वो अस्टेटिव फॉर्म में रहेगी, उसमें एक्शन नहीं होगा, यानी वो नॉन एक्शन हो। कोई भी वर्ब जो अस्टेटिव फॉर्म में हो और उसमें एक्शन नहीं हो, तो अस्टेटिव वर्ब उसे कहते हैं। जैसे अब इसे भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे मान लिया जाए कि कोई मेंटल प्रोसेस वाला जो भी वर्ब रहे, मेंटल प्रोसेस वाले जो भी वर्ब रहे। अब यह मेंटल प्रोसेस वाला क्या हो सकता है, किसी को जानना, हम दिमाग से जानते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को याद करना, ठीक है, किसी चीज़ को समझना, तो ये सब क्या है, मेरा मेंटल प्रोसेस है। उसके बाद एक आता है फेल्ट ओनली, जो सिर्फ हम महसूस कर सके, ठीक है। महसूस करने के मीन्स, अब इसलिए समझने कि जो हम जिसे हम महसूस करते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है, वर्ब के रूप में भी होती है। जो अस्टेटिव वो भी होता है, जैसे देख लीजिए लव, उसके बाद ये पसंद कर लिए, ठीक है, फिर इंजॉय किए, ये सब जितने भी सारे हैं, फिर आपको हिट हो गया, समझे बात को। तो ये जो भी है ये सब किस में आएगा, फेल्ट ओनली में आएगा। तो ये भी अस्टेटिव वर्ब में ही कहलाएगा, और जो इसमें एक्शन नहीं होता है। इसके बाद एक आता है
possession, possession में आ जाएगा have, own, ठीक है, belong, ये सब possession verb है। तो possession वाले verb भी जो हैं वो किस में आएगा? अस्टेटिव verb में आएगा, यानी नॉन एक्शन। एक और होता है जिसे बोलते हैं रिजेंबल। अब रिजेंबल में कौन कौन से वर्ब आएगा? एक तो खुद ये भी वर्ब है, तो एक रिजेंबल भी आ जाएगा। दूसरा लुक, सी, सिंग, तो ये जो है किस में आएगा? रिजेंबल में। रिजेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना, रिजेंबल मीन्स प्रतीत होना। तो ये बी पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट का, कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं जो अपना स्टेट व्याख्या करते हैं, वह भी हमें किस टेंस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जैसे हम एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और इसको 4 कैटेगरी में बांट दिए। एक मेंटल प्रोसेस, जो भी हम दिमाग से सोचते समझते सीखते हैं, जो भी मतलब दिमाग वाले वर्ब होगा वो सब मेंटल प्रोसेस में आएगा। एक हो फेल्ट ओनली, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सके, एंजॉय कर सके, मतलब ये महसूस वाले जो भी वर्ब होंगे। फिर एक पोजेशन, जिसपे हम अधिकार दर्शाने के लिए जो भी वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोजेशन वर्ब कहलाएंगे। हैव, ओन, बिलोंग, तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। पास्ट भी हो सकता है, टाइम चेंज होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, इंडेफिनिट ही रहेगा। फिर एक हो गया रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना, लगना, दिखना, तो एक खुद ये वर्ब है लुक, सी, सिंग, ठीक है। अब ये सबसे हम एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। I am having a cow, ठीक है। He is knowing her, he is loving his parents। ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए आई एम हैविंग अ काउ, तो हैविंग नहीं, क्या हो जाएगा? हैव। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति पर जब अधिकार आप दर्शा रहे हैं तो टेम्पररी एक्शन कैसे होगा? आप किसी पे जब अधिकार दर्शा रहे हैं तो कुछ समय के लिए दर्शाएंगे, वो आपका अधिकार खुद है। जब अधिकार हो ही गया तो टेम्पररी कैसा होगा? वो एक फिक्स हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। जो स्टेटिव वर्ब होता है उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब टाइम भी बदल सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, लेकिन इंडेफिनिट स्टेट ही रहेगा। तो हैव हम लगा दिए, ये बिल्कुल सही है कि आई हैव अ काउ, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए ही इज नोइंग हर। अगर किसी व्यक्ति को हम जानेंगे समझेंगे, किसी व्यक्ति को जानेंगे समझेंगे, तो या तो पूरी तरह से उसे जानेंगे या फिर नहीं जानेंगे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको जान रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को आप जानने का प्रयास करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम आपको अभी सर तक जाने हैं, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जानेंगे, तो ये गलत है। आप उस व्यक्ति को या तो पूर्ण रूप से जानेंगे या नहीं जानेंगे, तो ये टेम्पररी एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि जो टेम्पररी होगा वो कंटिन्यूअस में बन जाएगा, तो ये टेम्पररी नहीं होगा। तो आपको नोज लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या आता है कि ही इज लविंग हिज पेरेंट्स, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिज पेरेंट्स, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है, तो यह जो है एक जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट मीन्स ये सबके साथ ऐसा लागू होगा। अगर यदि स्पेसिफिक सेंस कुछ रहे तो हम ये कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ये जनरल फैक्ट है, तो आपको हर हाल में लव्स ही करना पड़ेगा। और ये स्टेटिव वर्ब भी आता है। तो स्टेटिव वर्ब मीन्स ऐसा नहीं कि आप क्षणिक समय के लिए माता पिता से प्रेम करेंगे और फिर बंद कर देंगे करना, ये एक फिक्स है, ये हमेशा करेंगे, तो ये स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो इंडेफिनिट स्टेट में वही होगा। एक तो हम लोग पहला सबसे फर्स्ट पढ़ें कि जो एक्शन फ्रीक्वेंट हो, और उस फ्रीक्वेंट एक्शन को जानने के लिए हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना पड़ता है, जो उसी सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा। उसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही देखकर
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही देखकर हम वर्ब का जिक्र करते हैं और वर्ब का सुधार करेंगे। और आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वर्ब भी एडवर्ब फ्रीक्वेंट एक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इंडेफिनिट स्टेट में ही लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ पढ़ें कि कुछ ऐसा फिक्स स्टेटमेंट होता है, फैक्ट होता है जो इंडेफिनिट में ही आता है। किसी की कही हुई बात जो सब लोग मानते हैं, प्रोवर्ब्स, कहावतें, या जो भी साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई भी एक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्वेंट के रूप में एक निश्चित टाइम टेबल पे घटित हो। समझे बात को? तो इस तरह की बात। फिर बी में हम लोग पढ़ें कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो इंडेफिनिट स्टेट को ही दर्शाता है। बात समझ रहे हैं? और ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग 4 कैटेगरी पढ़े हैं, उसका एक एग्जांपल, वो ये सब एग्जांपल है कि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस नहीं क्या होगा, हैव होगा, ये भी कंटिन्यूअस नहीं क्या होगा, रोज होगा,